चलिए, वेलकम आपको आज के एक नए वीडियो के साथ। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि इसका बेस है इनकम टैक्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि सर टैक्स पे कुछ वीडियो दीजिए जो इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन हो और जीएसटी हो। तो आज आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे जीएसटी। आज कंप्लीटली एक वीडियो मिलेगा आपको इनकम टैक्स के बारे में। जरा बताइए, तो भारत में इनकम टैक्स कब लागू हुआ और किसने लागू किया? चलिए, सब जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये खबर मिल सके। जानकारी तो अनंत है ना, जानकारी लेना चाहिए। आइए, इनकम टैक्स जहां तक हम बात करते हैं, इनकम टैक्स ये दो शब्दों के मिल से बना है, इनकम प्लस टैक्स। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत में, इंडिया में इनकम टैक्स पहले किसने लागू किया, तो इसकी पहले जानकारी में दे दे। क्योंकि क्वेश्चन पूछ और आंसर नहीं बताया तो मन में उद्वेदन होगा, ये अपने मन से तो नहीं पूछ दिए। आइए याद रखेंगे, इंडिया में सबसे पहले, याद रखिएगा, 1860 में कब लगा था? 1860 में इनकम टैक्स लगी थी। इनकम टैक्स याद हुआ कि सन 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, याद है? सिपाही विद्रोह हुआ था। तो सिपाही विद्रोह में अंग्रेजों को बहुत सारा हानि हुआ था, और सौभाग्य की बात है कि हमारा बिहारियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था सिपाही विद्रोह में। तो हानि जो हुआ उसको, तो हानि को मैनेज करने के लिए उस वक्त थे सर जेम्स विल्सन, याद रखिएगा, क्या नाम है? सर जेम्स विल्सन ने भारतीयों पर क्या लगाया? टैक्स लगा दिया। उसको से आमदनी होने लगी। तो बताइए कि भारत आमदनी होने वाला चीज, हमको भी आमदनी होता हम बंद नहीं करेंगे, और ऐसा काम कोई नहीं करेगा। आज हम अकेले सिंगल वीडियो बनाते हैं, क्लास की तरह आपको मिलेगा, और हम अप डाउन होते रहेंगे, दूसरों को मिलाना भी पड़ेगा अपने से। चलिए, सर जेम्स विल्सन समझ गए, 1860 में भारत में टैक्स लगी थी। आइए हम बात करते हैं इनकम टैक्स पे। ये पढ़ाई का पार्ट नहीं था, जानकारी के लिए। अभी जो इंट्रोडक्शन टैक्स और जितने भी सारे टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, यह सीएस के लिए नहीं होगा, बल्कि जो भी यूनिवर्सिटीज लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, इसकी जानकारी होगी। इनकम टैक्स क्या देखते हैं कि इनकम टैक्स मेड विद द हेल्प ऑफ द टू वर्ड्स इनकम प्लस टैक्स। मतलब टैक्स उन्हीं को देना है जो आय अर्जित करते हैं, आय प्लस आय कर। कर माने टैक्स। टैक्स कौन देगा? जो आय अर्जित करेंगे। नहीं, मेरे पिताजी कभी इतना कमाए ही नहीं कि टैक्स हो। तो भारत सरकार ने एक स्लैब घोषित किया इस बात से, जैसे 3 लाख रुपया से अगर आपकी इनकम ज्यादा है ईयरली, तो आप सरकार को ज्यादा पर टैक्स देंगे। और जो स्टूडेंट पीछे वाले हैं, 19 से 20 इनके बुक पे लिखा हुआ होगा, उनके लिए 2.5 लाख ही है। आप अभी चल रहे हैं 3 लाख में, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी और आपका एग्जाम लीड है, इसलिए आप 2.5 लाख वाले में जवाब देंगे। अभी जिसका 19 से 20 के बाद वाले में, 20 से 21 सेशन में है, यानी इस बार जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आपका ग्रॉस इनकम दिखाएगा 3 लाख टैक्स फ्री है, उसके बाद आपको टैक्स लगेंगे। ठीक है। आइए इनकम टैक्स की दूसरा बात करें कि भारत में टैक्स कैसा कैसा है। इंडिया में देख लिया, टैक्स 2 प्रकार का है। एक होता है इनकम टैक्स, नहीं तो इनकम टैक्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। आई होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। आइए पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा मौजूद होगा, इसको पढ़ना है नहीं, और इसको तो पढ़ना है, तो छोटे के लिए हम लोग समझेंगे, इसको छोटा से समय में पढ़ के छोड़ देंगे। अप्रत्यक्ष कर, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वैसा टैक्स जिसको इनडायरेक्ट रूप में आपका पैसा कोई और चुकाता है, पैसा आपका होता है, चुकाते आप नहीं है, इसका पेमेंट कौन करता है? कोई और करता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे मेरे हाथों में मार्कर है, सोचिए ना कि जैसे फैक्ट्री है,
फैक्ट्री माल बनाती है, CNF या होलसेलर को देता है, होलसेलर देता है रिटेलर को, आइटम देता है कस्टमर को या कंज्यूमर को। अगर मान लीजिए कि मेरे हाथ में मार्कर है जिसका दाम है 40 रुपए, तो क्या फैक्ट्री में 40 तो नहीं बने होंगे, तो फैक्ट्री वाला बनाया होगा इसको 20 रुपया और प्लस 5 रुपया टैक्स, इसको दिया 25 में, ये बेचा इसके साथ 27 में, ये बेचा इसके साथ 32 रुपया में, और ये बेचा 40 रुपया में। यदि 5 टैक्स जो है ये इससे वसूलेगा, ये इससे वसूलेगा, ये इससे वसूलेगा, ये इससे वसूलेगा, तो मेरा पैसा इस माध्यमों से होके और ये किसको देगा, गवर्नमेंट को। ये हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ के होइएगा। तो ये इसीलिए कभी कभी देखिएगा कि जैसे आप लाइफबॉय साबुन ले लीजिए या मार्कर ले लीजिए या कोई सामान लीजिएगा, दवा ले लीजिए, तो फिर लिखा रहेगा इंक्लूड ऑल टैक्स, और जो भी टैक्स होता है वो सब देगा। अभी देखते हैं GST चुकाते हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते हैं। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स इतना ही समझ लीजिए। आइए, क्योंकि हमको सिलेबस में पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स याद रखिएगा कि इनकम टैक्स कौन टैक्स है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर की विशेषता क्या है, प्रत्यक्ष कर किसको कहेंगे, तो कहता है इस टैक्स में कि जिस पर टैक्स इम्पोज किया गया, जिस पे टैक्स लागू किया गया, टैक्स वही चुकाएगा। यानी इनकम टैक्स किसी दूसरे पर न थोपा जा सकता है, न हस्तांतरित किया जा सकता है। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, याद रखेंगे। यह क्या होगा, यह क्या है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है। इनकम टैक्स कौन टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। और यहां पर याद रखिएगा, लिखिएगा चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कि कौन चार्ज करती है, केंद्र सरकार। याद रखिए, राज्य सरकार चार्ज नहीं करती, कौन सा सरकार चार्ज करती है, केंद्र सरकार। ठीक है। इनकम टैक्स जब पढ़ते हैं में स्टूडेंट हो, तो इससे पहले वाले बुक जब देखिएगा, जो स्टूडेंट होगा यानी 20 21 से पहले, तो वो पढ़ते थे हेल्थ टैक्स नहीं, और मनोरंजन का हेल्थ टैक्स। ये सब क्या हुआ, अब सिस्टम से बाहर कर दिया गया। एक ही टैक्स लाया गया जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। क्या कहेंगे, चार्ज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन चार्ज करेगा आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चलिए अब आते हैं इनकम टैक्स के बारे में। क्या पढ़ा था आपको, चार्ज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार चार्ज करती है। ये इसकी विशेषता में आता है। आइए इसका क्या टैक्स जानते हैं, इनकम टैक्स की विशेषताएं क्या है हमारे सामने में, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। क्योंकि जहां तक यूनिवर्सिटीज की सवाल है, तो 5 क्वेश्चन और 5 थ्योरी पूछता है नहीं कि इनकम टैक्स क्या है, इसकी विशेषताओं को समझा, टैक्स को समझा, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। आइए देखते हैं विशेषता इसके बारे में। इनकम टैक्स की जो पहला विशेषता है वह याद रखिएगा, चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया था कुछ 2 दिन पहले कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है, अतः इसको केंद्रीय कर कहते हैं। कौन सा कर कहते हैं, केंद्रीय कर कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में पर कहेंगे कि यह डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स यानी क्या कहेंगे इसको, डायरेक्ट टैक्स को प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का मतलब यही होता है कि इसको वही व्यक्ति भरता है, वही व्यक्ति सहन करता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है। यानी उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति इस कर का भुगतान नहीं कर सकता है। ठीक है ना। मैं इसका एक कर मुक्त का सीमा है, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है। यानी क्या करें सर, कर मुक्त सीमा है। जैसे कि 19 से 20 वाले स्टूडेंट के लिए सीमा है 2.5 लाख, अब 20 से 21 वाले के लिए है 3 लाख। यानी अभी जो इनकम टैक्स जो लोग भरेंगे उनका इनकम 3 लाख रुपए से एक्सीड होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे किन किन सोर्सेस में आपका इनकम टैक्स, हमारा वीडियो लगातार देखिएगा आप, तो हम आपको बता सकते हैं आम स्टूडेंट के लिए भी कि कहाँ आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे जहाँ पे सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, या अपने कमाई को हम किस रिसोर्सेस हेड के अनुसार इनकम जनरेट करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, इस सबको हम बताएंगे, आपको पता हो जाए। चलिए क्या हो गया, आपको 20 से 21 में जो होगा 3 लाख तक जो है कर मुक्त सीमा पर नहीं लगेगा। और ये कहता है इंडिविजुअल पे लगता है, इंडिविजुअल करदाता पे। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल करदाता आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, तो इंडिविजुअल को हम समझा दें। इंडिविजुअल क्या था कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई है मिस्टर
मिस्टर पी है, एक तो मिसेज पी है, और दोनों पति पत्नी है, और इनका इनकम है 10 लाख रुपए और इनका इनकम है 18 लाख रुपए। तो ये 10 लाख के टैक्स देंगे, ये 18 लाख के टैक्स। ऐसा नहीं कि दोनों मिला के एक ही बार 28 लाख का टैक्स देगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिविजुअल में दोनों अलग अलग टैक्स देगा, ठीक है। परिवार का इनकम ग्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को अलग अलग टैक्स हम लोग उसमें देंगे। ये अलग अलग स्लैब में लगता है। ये क्या कहता है? अलग अलग स्लैब में लगता है, अलग अलग फंड में लगता है। खंड माने स्लैब में लगता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी का इनकम है 10 लाख, क्योंकि आप स्टूडेंट है किसमें 19 से 20 में है, तो 19 के 20 में समझिए 10 लाख इनकम है। सरकार कहती है देख बेटा, अगर तू 2.5 लाख कमाया तो हम तुझे टैक्स नहीं लेंगे, तुम्हारा इनकम बच के कितना गया? 7.5 लाख बच गया। तो 7.5 लाख के बाद आई क्या कहता है कि तुम्हारा जो 5 लाख तक इनकम होगा, 5 लाख जो इनकम होगा उस पर हम लेंगे। 5% बच कितना गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख के बटन को देना 10%। ये स्लैब है। 10 करोड़ 20 करोड़ तक में कोई आदमी इनकम जनरेट करेगा तो उसको कैसे लगेगा? ये क्या होगा? अलग अलग खंडों में लगाया जाता है। आगे कहता है कि करदाता का यही इंडिविजुअल यही स्थिति है। आइए अब देखते हैं कि टैक्स लगाता किस पे है। टैक्स विशेषता समझ लीजिएगा। इस विशेषता को आप लोग विशेष पढ़िएगा, डील कर लीजिएगा। डील करने में विशेष कोई दिक्कतें होंगी तो आप हमको जानते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा नंबर मिलेगा, फिर से आपको लिख देते हैं। मेरा नंबर 9304543904। मेरा नाम हो गया डॉक्टर अनवर हुसैन। आप हमसे राब्ता कायम करें, हमें जरूर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि टैक्स लगता किस पर है, यानी टैक्स देते कौन है ना। यहाँ पे एक होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति का मतलब कौन है? यानी यहाँ पे व्यक्ति का मतलब इसको पर्सन कहते हैं। पर्सन यानी कि व्यक्ति। टैक्स में है कौन? टैक्स में कौन है? टैक्स में कौन है व्यक्ति? तो पहला व्यक्ति का मतलब होता है इंडिविजुअल। जैसे हम आप हैं तो इंडिविजुअल टैक्स देगा, इंडिविजुअल टैक्स देगा। इंडिविजुअल का मतलब कैसा होगा? जैसे राजू है ना, रितिका, मोनिका, कोई भी बंदा का नाम होगा वो टैक्स जरूर देगा, है ना। दूसरा बात होता है HUF। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है कि संयुक्त परिवार, हिंदुओं का संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब कि जिसमें चाचा, ताऊ, चाची, नाना, चाची, ये लोग जो रहते हैं इसको क्या कहते हैं? HUF कहते हैं। मगर यहाँ याद ये रखना है आपको कि सर HUF माने क्या? खाली हिंदुए पर, मुसलमान पर भी, पारसी पर भी, जैन पर भी, किस किस पर रहे लगेगा, किस पर लगेगा? याद रखिएगा, इसे 2 इसके हेड में नहीं आते हैं, 2 इसके हेड में नहीं आते हैं। कौन कौन नहीं आते हैं? पहला मुस्लिम नहीं आते, मुस्लिम से नहीं आते हैं। देखिए यह बात आपको ये इस वाला बुक में नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी के बुक में नहीं मिलेगा। पर CS के बुक में पढ़ेंगे तो वहां आपको आगे की बुक में मिल सकता है। तो मुस्लिम नहीं आएगा। दूसरा आपको कौन नहीं आएगा? ईसाई नहीं आएगा। ईसाई क्रिश्चियन SUF में कौन कौन नहीं आता है? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्रिश्चियन नहीं आएगा। क्रिश्चियन वही होता है, ईसाई को क्रिश्चियन कहते हैं। ऐसा है सर, ईसाई माने क्रिश्चियन, क्रिश्चियन इसमें नहीं आते हैं। बाकी सरदार जी हो गए और बौद्धिस्ट हो गए, सब कुछ फैमिली के रूप में रखा जाता है, ठीक है। ये व्यक्ति में समझ गए। तो ये व्यक्ति मतलब HUF जो फर्ड में आ गए, वो व्यक्ति आपको क्या होगा? इंडिया में टैक्स देगा। उसके बाद क्या होता है? एक कंपनी देगा। कौन देगा? एक कंपनी। कंपनी के बाद कौन देगा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 1932 के अनुसार जो पढ़े हैं वो पार्टनरशिप आपको टैक्स देगा, है। तो पार्टनरशिप इसलिए हम जानबूझ के लिखती है चला कि पार्टनरशिप के जो व्यक्ति है कि हमने पार्टनरशिप चलाते हैं तो इसका भी इनकम इंडिविजुअल से हो जाएगा, तो वो भी देगा। और सर कोई फर्म देगा। क्या देगा? कोई फर्म देगा, कोई कॉर्पोरेशन देगा, लोकल अथॉरिटी देगा, लोकल अथॉरिटी देगा,
लोकल अथॉरिटी समझते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड लोकल अथॉरिटी। फिर देगा आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन, है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन। ये सब आदमी टैक्स, ये सब जो बनता है वो टैक्स देगा। ट्रस्ट वगैरह जो होता है वो सब टैक्स देगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कौन कौन लोग टैक्स भरेंगे और कौन कौन लोग टैक्स नहीं भरेंगे। थोड़ा सा आपको हम याद करा दे पीछे वाली बात, हो सकता है कहीं भूल गए होइएगा तो याद दिलाएगा। जब हम पीछे क्लास में वीडियो देखा होगा और याद होगा, HUF जो हम देखते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या HUF दो प्रकार के होते हैं हमारे इंडिया में। एक होता है जिसका नाम है मिताक्षरा, एक का नाम है दया भाग। दया भाग, इसी को देखिए लिखा मिलेगा दाय भाग, ठीक ना। तो दाय भाग क्या रखेगा, दाय भाग या दया भाग, जो भी आएगा मान देना है। दया भाग मिताक्षरा में क्या होता है, मिताक्षरा जब बच्चा जन्म लेता है या रोने लगता है, नहीं तो बच्चा रोता है तो बाकी को मजा आता है, अरे चलो बच्चा किलकारी ले रहा है, नहीं तो किलकारी नहीं, मिताक्षरा आता है अपनी ड्यूटी देता है कि भैया मैं जन्म ले लिया, तो जन्म से अधिकार है। कहां से अधिकार है, जन्म से अधिकार है। पैदा लिया बाप की प्रॉपर्टी में, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में इनका हक होता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी समझते हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी इनका क्या है, हक मिलेगा। मिताक्षरा या दाय भाग में क्या होता है, ये इसमें हक कब मिलेगा, जब बाप नहीं रहेगा, यानी बाप के मरने के बाद उसके बच्चों का अधिकार होगा, यानी पिता के नहीं रहने के बाद, पिता के मरने के बाद। इसका मतलब है कि बाप को भी मार दे। तो ये कहाँ लगता है दाय भाग, दाय भाग लगता है बंगाल में, असम में, उड़ीसा के कुछ पहाड़ी क्षेत्र में, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र में, और जम्मू एंड कश्मीर JNK में लगता है। ये सब जगह पे लगता है। और ये क्या होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया पूरे जगह लगता है। रेस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हम लोग कहाँ रखते हैं, मिताक्षरा को पालन करेंगे, मिताक्षरा हम लोग को मिलेगा। ठीक है, करदाता के बाद ये समझ गया करदाता कौन है। आइए अब हम समझते हैं कि कोई बंदा अपना इनकम कैसे कमाता है, कहाँ से कमाता है। आप जो इनकम जनरेट करेंगे वो कहाँ जनरेट करेंगे, किस किस इनकम पर टैक्स देंगे, टैक्स कौन देगा, ये भी तो बात है। टैक्स कौन देगा, तो इंडिविजुअल व्यक्ति देगा। इंडिविजुअल व्यक्ति टैक्स के साथ और याद रखना है, टैक्स देने के बाद सर मान लीजिए कोई आप बताए कि इंडिविजुअल आदमी टैक्स देगा, कहाँ का आदमी, हम बिहार के हैं, बंगाल के हैं, मान लीजिए इंडियन है तो इंडिया में टैक्स देंगे। एक अमेरिकन आया मेरे यहाँ माल छाप के चला गया, आप बताइए क्या करेंगे। सरकार कहता है, भारत सरकार का टैक्स का रूल जो अभी आप पढ़ रहे हैं 1961, वो कहता है देखो बेटा ये मेरा भारत है ना, मेरा भारत मेरा देश मेरा ये वतन। अब विशेष फोटो को बनाने आता नहीं, तो इनके वाला भी होता है, बना दी वाला ऐसे जाता है। मेरा आसिफ है ज्योग्राफी पढ़ाता है तो बनाएगा, हमसे तो बनेगा नहीं। तो कहता है कि देखो बेटा जो मेरा इंडिया है, आई लव माई इंडिया, इसमें तुम कहीं पर भी रिसोर्सेज का यूज करोगे, खनिज रिसोर्स करोगे, मेरे देश में आके मेरा हवा पियोगे, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी लोगे, एयर सेक्टर का यूज करोगे, समुद्र के इलाका में जो आता है, समुद्र बटा होता है, ये समुद्र से अपना जहाज ले जाओगे, नहीं पानी का मेरा यूज करोगे, कुछ भी किया ना बेटा, बिना टैक्स देने जाने का सोचना भी मत, टैक्स तो लगेगा तुमको। क्या करेगा वो, आपका टैक्स जरूर चार्ज करेगा, तो भारत सरकार टैक्स लेगा। तो याद रखिएगा कि कोई बाहर का भी आदमी इंडिया में कमाए, इसका सीधा मेरा परिभाषा सुन लीजिए कि टैक्स किसको, जैसे आपको मिलेगा किताब में, रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ऑर्डिनरी रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस, ये 3 प्रकार के आदमी इंडिया में टैक्स देते हैं। कौन कौन देता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट, और निवासी, साधारण निवासी और निवासी, 3 आदमी टैक्स देते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पर यह याद रखना है, मेरा परिभाषा याद रखिए, सब उतना पढ़िएगा दिक्कत होगा। सीधा याद रखिए, भारत में कमाए, मिले, उपार्जित हो, टैक्स देना पड़ेगा। क्या पढ़ा दिए, भारत में कमाए, मिले या उपार्जित हो, क्या करेंगे, टैक्स लगेगा आपको, बिना टैक्स दिए आप नहीं रह सकते हैं। भारत में कमाए मिले का मतलब होता है कि इंडिया में आके कोई इंडियंस या कोई बाहर का व्यक्ति कमाया, बिना टैक्स दिए बेटा जाने का सोचना मत। कोई भारतीय है जाके वियतनाम में कमाया, फ्रांस में कमाए, इंडिया पैसा भेजेगा,
भारत में कमाए नहीं मिला, ठीक है, कमाए मिले या उपार्जित हो। अब कोई भारतीय है फ्रांस में कमाया, फ्रांस में खर्चा कर दिया, कोई मैटर नहीं, इंडिया में जैसे ही तो पैसा लेके घुसेगा बेटा टैक्स देगा। अब समझ गए? तो यही मेरा परिभाषा याद रखिएगा कि भारत में कमाए मिले उपार्जित हो आपको टैक्स लगेगा, बिना टैक्स दिए हुए आप नहीं जा सकते हैं। अब आइए, कोई आदमी कमाता कहां से, इनकम जनरेट कहां से करेगा? इनकम का साधन, आप लोग स्टूडेंट है नहीं, कहां से इनकम जनरेट करेंगे भाई? कमाने के बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद इनकम जनरेट होगा कस के नहीं। फिर सरकार को खूब टैक्स देंगे, टैक्स कभी चोरी नहीं करिएगा, ये मेरा टैक्स छोड़ाना गलत बात है। इंडिया में रहते हैं, इंडिया का हवा यूज करते हैं, इंडिया का पानी यूज करते हैं, इंडिया में चैन की सांस लेते हैं, चैन की सांस लेने के लिए क्या करना चाहिए? टैक्स देना चाहिए। भारत के पास पैसे होंगे तब तो हमारी सुरक्षा करेंगे। इतनी अच्छी अच्छी रोड कहाँ से बनेंगे? अभी कोरोना काल में सरकार कितना मदद कर रही है, पैसे से लोगों को दवा दे रहा है, इलाज फ्री करा रहा है, ये टैक्स के ही तो पैसे यहाँ पे कहाँ से आए? इसलिए टैक्स देनी चाहिए सरकार को, टैक्स रोकना नहीं चाहिए। आइए, तो यहाँ पर पढ़ते हैं इनकम टैक्स में कौन आदमी इनकम का साधन, आप ये हम कहाँ से कमाते हैं? पहला, हम लोग को बेसिक सैलरी मिलता है, सैलरी यानी हमको वेतन मिलता है, किसी का काम करते हैं तो बदले में हमारा और हमारे परिवार के विभिन्न सदस्यों को वेतन के रूप में इनकम मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एंसेस्टर या मेरा बनाया हुआ हाउस एंड प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी, घर या घर से लगी हुई जमीन जिसको हम लोग भाड़े पे लगाते हैं, उससे क्या होता है? आपको इनकम जनरेट होता है। इस सबका चार्जिंग सेक्टर है जो हम अगले वीडियो में देंगे आपको। एक बार में बता देंगे तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब का मजा ही नहीं आएगा। हाउस एंड प्रॉपर्टी, तो यह क्या आता है? घर, घर समझते हैं ना, घर, घर संपत्ति से उसका आय होता है, उसको क्या हाउस प्रॉपर्टी होता है। नंबर 3, अगर घर नहीं है क्या करेगा आदमी? दो नहीं कमाएगा तो और क्या करेगा? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन यानी पूंजीगत आय, पूंजीगत आय। पूंजीगत आय में क्या करता है कि बाप दादा का वर्षों का खरीदा हुआ जमीन है, उसको कोई आदमी बेचता है, और बेचने से क्या होता है? इनकम वो जनरेट कर देता है, इनकम कमाता है। नहीं, फिर 4 नंबर में क्या करेंगे? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी व्यवसाय या पेशा से, और पेशे से आए, पैसे से आए। जैसे कोई आदमी बिजनेस करता है, या हम जैसे ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन मोड में पढ़ाते हैं, तो ये मेरा पैसा है, तो वहां से इनकम हम लोग जनरेट करते हैं, तो वो इनकम जब आएगी, है ना। और नेक्स्ट जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस यानी अन्य साधनों से आए, अन्य साधनों से आए। अन्य साधनों से आय का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जुआ खेलिए, जुआ में पैसा जीतिए, क्या सर बात करें, जुआ खेलिए। जुआ खेलना इंडिया में बैन है, इंडिया में जुआ नहीं खेल सकते हैं। नेपाल में जुआ होता है नहीं, यूक्रेन में जुआ होता है। आप वहां गए, वहां वेट लगाया, सट्टा लगा दी, वहां पे इनकम हो गई। सरकार कहती कि भाई 2 करोड़ रुपया दुबई में हमको लॉटरी टिकट से आमदनी हुआ था, लॉटरी का टिकट खरीदे थे, 2 करोड़ मेरे को पैसे फंसे थे। सरकार का अच्छा बेटा आओ, लेके आओ, लेके आओ। क्यों छोड़े? पहले तू टैक्स दो फिर घर में ले जाना, नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। एक कैजुअल इनकम होता है, कैजुअल इनकम होता है, कोई अचानक इनकम आपको मिल जाएगा। अचानक इनकम का मतलब क्या है? जैसे आप चल रहे हैं, रोड पे कुछ गिरा हुआ चीज मिल गया ऊपर में, नहीं, या कोई आदमी था कि मेरा बेटा राजू खो गया है, जो बंदा इसको ढूंढ के ला देगा, हम उसको 10 लाख का इनाम देंगे, 5 लाख का इनाम देंगे। तो एक इनाम वो हुआ जिसके बारे में पहले से आपको बताया गया था कि राजू को जो ढूंढ के लाएगा उसको पैसे देंगे, फलाना रुपया, 2 लाख 10 लाख कुछ होगा। एक वो ऐसा होता है जो फिक्स नहीं होता है, फिर भी आपको इनकम होता है। जैसे होटल के बैरा को मिलने वाला ट्रिप, बैरा देखेंगे ना, गाइएगा, आप लोग कुछ खाइएगा, उसको 10, 20, 50 रुपया कोई आदमी देता है। कोई ऐसा भी तो उसको 1000 दे दे, 1,000 रुपया अगर कोई भाजी 5 देता है, तभी तो उसको महीना में देखिए 5,000 1.5 लाख सालाना इनकम तो उसका मैनेजर से भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो आदमी टैक्स देंगे, ठीक है। ड्राइवर को कैजुअल इनकम होता है, जो ड्राइवर जो चलाते हैं गाड़ी, उनको भी लोग कैजुअल इनकम के रूप में देते हैं। तो इंट्रोडक्शन के रूप में आज इतना ही क्लास लगभग होना चाहिए। 1961 रूल हम लोग पढ़ना है, तो 1961 के बारे में बताएंगे कि 1961 देखिए यह इनकम टैक्स का लॉ है,
सरकार जो टैक्स लगाती है या जो एक्ट होता है वह एक्ट 1961, 1962, 50 ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप लोग पढ़िएगा, ऐसे अभी हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि देखो बाबू, कंपनी लॉ जो है वो 2013 है, 2013 है। तो सर 2010 में टैक्स का रूल, कंपनी का रूल नहीं था? अरे था ना बधुआ, कहेंगे 1956 था, ठीक है ना? कौन था? 1956 था। तो जब जब अमेंडमेंट होता है ना उसका नाम पड़ जाता है। तो आजादी भारत के बाद हमारा टैक्स का अमेंडमेंट 1961 है, जो बहुत जल्द कोडिंग सिस्टम में बदलने वाली है। भारत का टैक्स हो सकता है कोडिंग सिस्टम में या कुछ टैक्स बदल जाए, ठीक है ना? तो नया लाएगा तो हम फिर उस टैक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना? आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में क्या अंतर है। आप वीडियो देखते रहिएगा, आप बहुत वीडियो से देखेंगे ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम क्या होता है। यह हर एक भारतीयों को जो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, आर्ट्स पढ़ते हो, भैया पैसा तो सब कमाएगा ना, इसलिए इनकम टैक्स का नॉलेज जरूर रखो। इनकम टैक्स का नॉलेज इसलिए रखो, कमाएंगे हम लोग, कितना पर टैक्स लगाएंगे, नहीं क्या चीज खरीदेगी सरकार को टैक्स, एक स्लैब में हमारा मैनेज हो जाएगा, सरकार में टैक्स होगा वो लगा। जैसे कि आप कमाते हैं और जाइए गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, किसान क्रेडिट कार्ड में पैसा लगाइए, आप डोमेस्टिक इनकम कुछ जनरेट दिखाइए जो आप करते हैं, तो यहाँ से सरकार आपको कर मुक्त छूट देती है। तो इस सब के बारे में आपको बातें बताएंगे, ठीक है? चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिए। जय हिंद।